नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने आज अपने 4 साल पूरे कर लिए। इस मौके को यादगार बनाने के लिए आज से 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इन कार्यक्रमों को लेकर बहुत उत्साह देखा जा रहा है। देहरादून के परेड ग्राउंड में शुरू हुए उत्तराखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में अनेक मंत्री और विधायक मौजूद रहे। सीएम धामी ने इस दौरान 401.86 करोड़ की लागत की कुल 74 विकास योजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम धामी ने खुद इस कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। कार्यक्रमों को उत्तराखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम से पहले सीएम धामी ने देहरादून में रोड शो निकाला। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी सीएम धामी के साथ खुली जिप्सी में सवार होकर लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते दिखे। देश और प्रदेश का भविष्य युवा पीढ़ी के लिए भी ऐतिहासिक कार्य सरकार ने किए हैं। उन्होंने कहा है कि 4 वर्षों में मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। प्रदेश की जनता सरकार के विकास और कल्याण के कामों से संतुष्ट है। जनता की यही संतुष्टि वर्तमान सरकार के शेष और 1 वर्ष में अधिक कर्म निष्ठा और क्षमता से कम काम करने की प्रेरणा दे रही है। उन्होंने दावा किया कि आज की परिस्थितियों में पीएम मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में 2027 का चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। अब आने वाले 1 वर्ष का काम इसमें बोनस साबित होगा और हमारी जीत को प्रचंड बनाने में यादगार होगा। वहीं चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के प्रसिद्ध मां कालिका मंदिर पलटन बाजार पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने मां भगवती से प्रदेश की सुख समृद्धि शांति और खुशहाली की प्रार्थना की। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही, जिससे मुख्यमंत्री ने संवाद किया। मुख्यमंत्री धामी ने इस पर्व को शक्ति, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बताते हुए कहा कि हमें सकारात्मक ऊर्जा और समाज में एकता का संदेश देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से सुखद स्वास्थ्य और समृद्धि जीवन की कामना की। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सांस्कृतिक विरासत को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार उत्तराखंड की मूल संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार का डेमोग्राफिक परिवर्तन नहीं होने दिया जाएगा। राज्य की मूल संस्कृति और पहचान की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बयान को राज्य की जनसांख्यिकी को लेकर सरकार की गंभीर चिंता के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश भर में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का अद्भुतपूर्ण पुनरुद्धार हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए नए युग में प्रवेश कर रहा है। विभाग जुटा हुआ है। ये ट्रैवल व्यवसायियों की मांग पर बाहरी लोगों को केयर ऑफ में रजिस्टर्ड गाड़ियों को 4 धाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने के परिवहन विभाग खास वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाएगा। स्थानीय ट्रैवल व्यवसायियों ने ज्ञापन देकर आपत्ति जताई थी कि बाहरी राज्यों के कुछ लोग 4 धाम यात्रा के दौरान हरिद्वार में ग्रीन कार्ड लेकर यात्रा संचालित करते हैं, जिससे स्थानीय कारोबार को नुकसान होता है। साथ ही समय समय पर सरकार को वाहनों की जरूरत पड़ने पर स्थानीय कारोबारी सहयोग करते हैं, जबकि बाहरी लोग इसमें किसी तरह का सहयोग नहीं करते हैं। ARTO का कहना है कि केयर ऑफ में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सख्त बनाया गया है। साथ ही ऐसे वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी करने के लिए स्पेशल वेरिफिकेशन किया जाएगा। अभी जो केयर ऑफ में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है और या ट्रांसफ़र की भी प्रक्रिया है, उसको काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। उसमें पुलिस वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट लगा दी गई है। इसमें RTO देहरादून सर का इसमें आदेश भी आया हुआ है कि जो वाहन मालिक हैं, जो विक्रेता हैं, क्रेता हैं, वो अपना लोकल भी पुलिस वेरिफिकेशन देंगे और जहाँ वो बाहर से उनका जो एड्रेस है वहाँ का भी उनका पुलिस वेरिफिकेशन रहेगा। उसके बाद ही केयर ऑफ में गाड़ियाँ रजिस्टर या ट्रांसफ़र की जाएंगी। तो ये जो स्थिति जो प्रक्रिया है थोड़ी उसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है और जो पुराने वाहन भी जो इस तरह से रजिस्टर्ड हैं उनकी एक लिस्ट निकाली जा रही है और उसमें चेक किया जाएगा कि कितने ऐसे वाहन हैं जो सच में यहाँ पे रिसाइड करते हैं और जो नहीं रिसाइड कर रहे हैं।
और इसमें इस बार ग्रीन कार्ड की जो हम प्रक्रिया करेंगे तो उसमें जो भी केयर ऑफ वाले वाहन होंगे उनमें हम एक स्ट्रिक्टनेस भी अपनाएंगे, उनको ग्रीन कार्ड प्रोवाइड करते हैं। लोकल जो व्यवसायी है हरिद्वार का, जो सरकार के नियोजन होते हैं, जैसे कि चुनाव ड्यूटियों में गाड़ी लगती है या सरकार को वाहनों की जरूरत पड़ती है, तो लोकल व्यवसायियों से ही वो वाहन मांगा जाता है और वो देते भी हैं। पर बाहर के जो व्यवसायी हैं वो चार धाम यात्रा में आकर के लोकल व्यवसायियों का व्यवसाय खराब करते हैं। हमारी ये मांग है उनका सत्यापन हो और उनको हरिद्वार लोकल में व्यवसाय न करने दिया जाए और सत्यापन करके उनको फौरी तौर पे कार्रवाई कर उनको उनके गंतव्य तक पहुंच। वहीं हल्द्वानी में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस की किल्लत को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है और सरकार को रसोई गैस की किल्लत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर नारेबाजी की है। घरेलू रसोई गैस की बढ़ाई गई कीमत और कालाबाजारी के विरोध में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत साहू के नेतृत्व में हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में अनोखा अंदाज में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर पर माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी, साथ ही लकड़ी वाले चूल्हे पर भोजन बनाकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। युवा कांग्रेस हेमंत साहू ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार वृद्धि से रसोई का बजट बिगड़ गया है और इसका सबसे ज्यादा असर गृहिणियों पर पड़ रहा है, जिन्हें घर का खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने सरकार और प्रशासन के गैस की किल्लत ना होने के दावे पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि घंटों लाइन में लगने पर भी उपभोक्ताओं को गैस नहीं मिल पा रही है। वहीं ब्लैक में आसानी से 2500 रुपए तक की गैस सिलेंडर मिल रहा है। जनता की पहुंच से रसोई गैस पूरी तरह से बाहर हो गई है। वक्त आ गया है लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाने का। मोदी जी ने अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे, देश के बुरे दिन आ गए हैं। जनता परेशान है, लोग 2,500 रुपए तक का सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मोदी जी ने जो अच्छी अच्छी बातें की थी देश के साथ, निश्चित तौर पर देशवासियों के साथ लगातार एक के बाद एक अत्याचार, महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, अब रसोई गैस का अत्याचार। रसोई गैस लोगों की नहीं मिल पा रही है। जनता कहाँ जाए, जनता परेशान है। 2,500 रुपए का सिलेंडर जनता खरीद रही है और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है गैस की कोई किल्लत नहीं है। अच्छी अच्छी बातें हो रही है। जनता मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। सरकार का जनहित से कोई ध्यान सरोकार नहीं है। यहाँ के प्रशासन भी कालाबाजारी को रोकने में नाकाम साबित हुआ है। 25 दिन के बाद गैस बुक हो रही है। किसी का बड़ा परिवार है, किसी का छोटा परिवार है, तो ऐसे में लोग कहाँ जाएंगे। आज हमने सिलेंडर को श्रद्धांजलि देकर लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाकर इस। वहीं उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज अलग अलग इलाकों में अलग रूप ले नजर आ रहा है। जहां मैदानी क्षेत्र में तेज धूप और बढ़ते तापमान ने गर्मी का एहसास कराना शुरू कर दिया है, वहीं पर्वतीय जिलों में ठंड और हल्की बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमेली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना जताई जा रही है। खासतौर पर 3,300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार है, जिससे ठंड का असर बना रहेगा। राज्य के मैदानी इलाकों में मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। देहरादून में तेज धूप निकल रही है, जिससे तापमान एक बार फिर तेजी दिखा रही है। हालांकि ठंडी हवाओं के चलते सुबह और शाम के समय हल्की ठंड अभी भी महसूस की जा रही है। देहरादून समेत मैदानी इलाकों में दिन के समय तेज धूप पसीने छुड़ा रही है, जबकि सुबह और शाम के समय हल्की गुलाबी ठंड बनी हुई है। वहीं पर्वतीय क्षेत्र में धूप और बादलों की आंख मिचौली के बीच हल्की बारिश और ठंड बने हुए हैं। अगले महीने शुरू होने जा रहा 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई। इस वर्ष भी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए टोकन सिस्टम लागू रहेगा। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने ये व्यवस्था पिछले वर्ष शुरू की थी, जिसे इस बार भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। दरअसल दोनों धामों में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दर्शन व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से टोकन सिस्टम लागू किया गया है। इस व्यवस्थाओं के तहत
यात्रा पंजीकरण कराने वाले श्रद्धालुओं को धाम पहुंचने पर टोकन नंबर दिया जाता है, जिसमें दर्शन का निर्धारित समय लिखा जाता है ताकि उन्हें लंबी कतारों में खड़ा ना होना पड़े। हालांकि पिछले वर्ष टोकन मिलने के बाद भी कई श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए लाइन में लगातार इंतजार करना पड़ा था, जिसके कारण इस व्यवस्था की आलोचना भी हुई। चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने इसे अव्यवहारिक बताते हुए सरकार से टोकन सिस्टम खत्म करने की मांग भी की थी। महापंचायत के महासचिव डॉक्टर ब्रजेश सती का कहना है कि इस सिस्टम की वजह से श्रद्धालुओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मखूबा और गंगोत्री धाम में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। ऊंचाई वाले इलाके में लगातार हो रही बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को सफेद चादर से ढक दिया है। गंगोत्री स्नान घाट पर कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और मां गंगा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। वहीं गंगोत्री धाम के कपाट खुलने में अब लगभग 1 महीना शेष बच गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। बर्फबारी के बीच श्रद्धालु जहां एक और दर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक सुंदरता और बर्फबारी का भरपूर आनंद भी लेते नजर आ रहे हैं। यात्रा को लेकर मंदिर समिति और प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। तैयारियों को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है ताकि कपाट खुलने तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सके। हालांकि बर्फबारी के चलते अभी भी कुछ चुनौतियां बनी हुई है। गंगोत्री धाम के नेटवर्क व्यवस्था आज सुचारू कर दिया गया है, जिससे संचार व्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन बिजली की व्यवस्था अब तक पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई है। ऐसे में जहां एक और आस्था अपने चरम पर है, वहीं प्रशासन के सामने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बड़ी चुनौती भी बनी हुई है। देखना होगा कि कपाट खुलने से पहले सभी व्यवस्थाएं किस हद तक पटरी पर आ जाती है। वहीं मसूरी में शहीदी दिवस के अवसर पर देशभक्ति और श्रद्धा का भाव देखने को मिला है, जब भारतीय जन नाट्य संघ ने अमर शहीदों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मसूरी के शहीद भगत सिंह चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में कई सदस्यों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। सभी ने शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके अद्वितीय बलिदान को नमन किया। वातावरण देशभक्ति गीतों और नारों से गूंज उठा, जिससे पूरा क्षेत्र श्रद्धा और गर्व से भर गया था। कार्यक्रम के दौरान इप्टा के सदस्यों ने देशभक्ति गीतों और नारों के माध्यम से माहौल को प्रेरणादायक बना दिया। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि शहीदों की गाथाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, उन्होंने हमेशा जीवित रखना चाहिए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन महान क्रांतिकारियों के सर्वोच्च बलिदान और अहम साहस को याद करना था। वक्ताओं ने कहा कि शहीदों की कुर्बानी हमें न केवल स्वतंत्रता का महत्व समझाती है, बल्कि देश के प्रति हमारे कर्तव्यों को भी याद दिलाती है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता सोनिया आनंद रावत ने कहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वो इन शहीदों के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। सभासद अमित भट्ट ने कहा कि आज का दिन हमें देशभक्ति, साहस और त्याग का प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि शहीदों की सोच भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी स्वतंत्रता संग्राम के समय थी। मनमोहन सिंह मल ने अपने संबोधन में कहा कि समाज को एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए, यही इन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम सनातन मंदिर पहुंचे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, नौ दुर्गा मैया की, माँ कात्यायनी की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, टपकेश्वर महादेव की, घाट कालिका मैया की, घाट कालिका मैया की, महासू महाराज की,
आज सामूहिक कन्या पूजन के इस बहुत ही पवित्र कार्यक्रम में चैत्र नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर मंच पर आसीन हमारी मातृशक्ति की प्रतीक और जिनकी सहजता सरलता सच में एक माँ जैसी ममता हर एक को प्रदान करती है, ऐसी इस क्षेत्र की कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, महानगर के अध्यक्ष और जिन्होंने 11,000 कन्याओं के पूजन का ये पवित्र काम इसका संयोजन किया है और सच में बड़ा अद्भुत काम है। जब मुझे भी ये कहने आए थे कि ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, हालांकि इस दौरान काफ़ी व्यस्तता थी, लेकिन मैं ऐसे अवसर को जब हमारे इतनी पवित्र कन्याओं का देवी स्वरूप सभी हमारी बेटियों का कन्या पूजन का कार्यक्रम होना था और साथ में इतनी पवित्र माताओं का बहनों का सबका दर्शन होना है, तो सच में मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने कहा कि मैं जरूर इस कार्यक्रम में आप सबके साथ सम्मिलित होगा। इसके संयोजक श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी, विनोद पवार जी, कैंट बोर्ड के विक्की खन्ना जी, कमल राज जी, सुभाष माकिन जी, भगत पाल जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता पूर्व और महानगर के अध्यक्ष रहे श्री विनय गोयल जी, भूषण भाटिया जी, सूरज भाटिया जी, राजेंद्र ढिल्लो जी, राजेश बड़ोनी जी, कुलदीप पंत जी और हमारे विजेंद्र थपलियाल जी जो इसका संचालन करने वाले और सभी यहाँ पर आए हुए सभी हमारे पदाधिकारी का, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष सुमित भाई और पूरे संतोष जी भी हैं साथ में, तीनों मंडल अध्यक्ष हमारे जिन्होंने मेरा स्वागत किया। हमारी बहनों ने, मातृशक्ति ने मेरे यहाँ आने पर मेरा तिलक भी लगाया, उन्होंने पुष्पों से भी मेरा स्वागत किया। मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। हमारे सभी मीडिया के मित्र, सभी व्यापार मंडल के साथी और जिनके निमित्त आज ये कार्यक्रम हुआ है, ऐसे आज इनका कन्या पूजन होने वाला है, ऐसी हमारी सभी पवित्र कन्याएं, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि माँ शक्ति की आराधना का ये पर्व हम सब बहुत धूमधाम से मनाते हैं और 9 दिनों तक माँ की आराधना करते हैं और माँ हमको पूरे वर्ष भर के लिए पूरी ताकत देती है, पूरी शक्ति देती है, हमको नियम से, धर्म से, संयम से काम करने की प्रेरणा इन 9 दिनों में मिलती है। और देखिए हमारे यहाँ वर्षों पूर्व, सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व से ये हमारी पौराणिक चीजें हैं, हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक मान्यताएं, ये सारी की सारी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। आप देखेंगे कि ये चैत्र नवरात्र जब होते हैं, चैत्र नवरात्र के बाद फिर एकदम से गर्मी प्रारंभ हो जाती है और हम 9 दिन तक व्रत रखते हैं। तो इसके पीछे स्वयं को शोधित करना होता है, मन को शांत करना होता है, अंदर की जो हमारे अंदर की जितनी भी अशुद्धियां हैं उसको शोधित करने का भी अवसर होता है और शरीर पूरी तरह से तैयार हो जाता है कि अब आने वाली गर्मी है, उस गर्मी के लिए शरीर को कैसे काम करना है। और इसी प्रकार से जब शरदीय नवरात्र आते तो शरदी नवरात्र के बाद एकदम से सर्दी शुरू हो जाती है, यानी कि उस सर्दी के मौसम के लिए भी हमको 9 दिन तैयार करते हैं। ऊपर से माँ का आशीर्वाद हो जाता है, हमारा मन मस्तिष्क भी बन जाता है, शरीर भी तैयार हो जाता है, हमारे विचार भी बन जाते हैं। हर दृष्टि से हम एक प्रकार से आगे के कामों के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये उत्सव होते हैं कि अभी देखिए पूरी सर्दी रही,
सर्दी में हम शुष्क हो जाते हैं, थोड़ा जैसे संकुचन, सिकुड़न, और जैसे ही हमारे त्योहार आते हैं, उत्तरायण आता है, मकर संक्रांति का पर्व आता है, और मकर संक्रांति के पर्व के बाद जो सूर्य की रोशनी है, भगवान सूर्य नारायण सीधे अधिक प्रभाव से धरती के संपर्क में आ जाते हैं, आ रहे हैं ना, और उनका प्रकाश जो है तीव्र हो जाता है, सारा संसार विस्तार रूप लेने लगता है, सारे अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, और मैं तो कहता हूं कि देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं। अब देखिए हम कितने त्योहार होते हैं, मकर संक्रांति के बाद हमारा मकर संक्रांति, लोहड़ी और उत्तरायणी, कहीं पोंगल, कहीं बिहू, कहीं माघी, इतने सारे त्योहार सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी पद्धति जो है हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही नहीं बनाई थी। आज भी जो पंचांग है, कई सैकड़ों वर्ष पहले बनाए हुए पंचांग, अभी मैं देख रहा था 23 जनवरी के दिन, पता नहीं कब का पंचांग बना होगा, मुझे दिखा रहे थे, कहते 23 जनवरी को उसमें लिखा था कि वर्षा होगी और बर्फ पड़ेगी। इस साल जो है पहली बर्फ 23 जनवरी को पड़ी थी। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे पंचांग, हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज हमारे लिए पहले ही स्वस्थ जीवन की सारी व्यवस्थाएं करके गए और वैज्ञानिक रीति से करके गए। तो भाइयों बहनों, मैं आप सभी को चैत्र नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, हमारे पूरे प्रदेश पर बना रहे, देश पर बना रहे। और ये पर्व केवल आस्था का ही नहीं बल्कि श्रद्धा का है, भक्ति और संस्कार, इसका उपासना का भी ये महापर्व है। और ऐसे पावन अवसर पर ऐसे पूजन के कार्यक्रमों में सम्मिलित होना, 11,000 कन्याओं के सामूहिक पूजन में शामिल होना, सच में कोई भी करवाए, ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। और जो इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, मुझे तो आज संयोग से कभी बाहर जाने का भी कार्यक्रम मैं सोच रहा था, पता नहीं भाटिया जी हंस रहे हैं, ये भाटिया जी मेरे समय में मंडल अध्यक्ष होते हैं, जो कि युवा मोर्चा करते हैं। कौन से सन में? बहुत साल हो गए ना भाटिया जी, आपने लाइसेंस भी बनवाया थे। बहुत पुरानी बात है, कम से कम हाँ काफी साल हो गए, कितने, लगभग 30 साल। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर जितने लोग भी आए हैं, कोई सोच रहा होगा सविता जी आई है तो हमें भी आना है, सिद्धार्थ जी कार्यक्रम करवा रहे हैं हमको भी आना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया ये धामी जी आने वाले हैं तो चलो उनसे भी मिल लेंगे साथ में। लेकिन जो भी यहाँ आया है उसके ऊपर भगवती की कृपा है, माँ भगवती की कृपा है, इसीलिए वो यहाँ पर आया है। अभी हमारे विनय रोहिला जी भी आ गए हैं, पाठ करते हैं, रोज पाठ करते हैं, मेरे साथ पूरे देश भर के दौरे में रहते हैं। जब तक 2 घंटे पाठ नहीं करते तब तक ना ये चाय भी ग्रहण नहीं करते, पानी भी नहीं पीते। तो जितने लोग भी, आप लोग, मैं, सब ये माँ की कृपा से यहाँ पर आए हैं। माँ की कृपा न हो तो किसी के घर में कोई काम आ जाएगा, किसी को कहीं जाना पड़ जाएगा, किसी के बच्चों को स्कूल छोड़ने पड़ जाएगा, किसी के रिश्तेदार नातेदार आ जाएंगे,